कुछ ही दिनों पहले की बात है, मैं पेट्रोल पंप पे ना बाइक में पेट्रोल भर रहा था। मैंने 500 रुपए का पेट्रोल भरा, फिर भी टाकी फुल नहीं हुई। मैं उनसे बात करने लगा, अरे भाई क्या भाई, 500 रुपए का पेट्रोल भर रहा हूँ फिर भी टाकी फुल नहीं हो रही है। आज से 2-3 साल पहले तो हो जाती थी। तो बोलता भाई ऐसा ही चल रहा है, पेट्रोल के रेट बढ़ते चले। पीछे एक अंकल थे, बूढ़े अंकल, HF डीलक्स पे, उनकी पुरानी बाइक थी HF डीलक्स। वो बोलते, अरे भाई हमारे जमाने में ना 500 रुपए में पेट्रोल क्या, हम राशन पूरा भर लेते थे। मैं बोला राशन? भाई राशन आज के दिन भरने जाते तो 5 से 6 हजार 10 हजार भी लग कम पड़ जाते हैं। आप 500 रुपए के अंदर राशन वाशन भर लेते थे? बोलता हाँ भाई हम राशन वाशन भर लेते थे 500 के अंदर, फिर भी थोड़ा पैसा बच जाता था। मैं बोला कितने साल पहले की बात कर रहे हो अंकल? बोलते हमारे जमाने की, जब मैं तेरे जैसा यंग था। है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इसके अंदर क्या होता है, जब लोगों के पास ज्यादा पैसा आ जाता है ना तो वो ज्यादा चीजें खरीदने लग जाते हैं, अंधाधुंध चीजें खरीदने लग जाते हैं। इस वजह से सप्लाई जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि जितने तेजी से लोग खरीदेंगे उतनी तेजी से जरूरी थोड़ी सप्लाई बढ़े। सप्लाई कम हो जाती है जिससे चीजों के भाव जो है वो बढ़ने लग जाते, ज्यादा महंगे होने लग जाते। इसको जो आरबीआई है वो आसानी से कंट्रोल कर लेता है, क्योंकि फिर वो इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ा देता है, जिससे लोन लोग ज्यादा ले नहीं पाते हैं। ज्यादा लोग अपना पैसा जो है एफडी के अंदर, बैंक के अंदर डिपॉजिट करते हैं, जिससे उनकी परचेजिंग पावर थोड़ी कम हो जाती है और सप्लाई जो है वो वापस से मेंटेन हो जाती है। और ये इन्फ्लेशन को आराम से आरबीआई कंट्रोल करता है, इंटरेस्ट रेट को ऊपर नीचे करके, और भी कुछ सारी स्कीम लेके आके कंपनीज के साथ, बैंक के साथ, ये चीज को कंट्रोल कर सकता है। प्रॉब्लम तब आती है जब सेकंड टाइप का इन्फ्लेशन रहता है, वो है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इसके अंदर है ना अचानक से कोई चीजों की डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई कम हो जाती है। जैसे ये चीजें रिसेंट में बहुत ज्यादा हुई, पैंडेमिक आया, लॉकडाउन आया, कोरोना आया, इसके अंदर मेडिकल की चीजों के डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गए, जैसे ऑक्सीजन, मेडिसन, मास्क, सैनिटाइजर, इनके भाव जो है वो बढ़ गए क्योंकि इनकी डिमांड बढ़ गई। और सप्लाई तो इतनी ज्यादा थी नहीं, सप्लाई तो लिमिटेड थी, जिस वजह से इसके प्राइस जो है सुपर हाई हो गए। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, जितने ज्यादा लोग घर के अंदर रहेंगे तो उनको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का यूज करना पड़ रहा है। वर्क फ्रॉम होम हो रहा है तो ज्यादा लैपटॉप, ब्रॉडबैंड, वाईफाई, इंटरनेट, मोबाइल, अच्छे कैमरे वाले मोबाइल का यूज करने का हो रहा है, जिस वजह से गैजेट के प्राइस भी बढ़ने लग गए, क्योंकि डिमांड बढ़ गई और उतनी तेजी से सप्लाई नहीं। और साथ ही साथ जो चिप रहती है ना, इसके अंदर लगती है गैजेट्स के अंदर, उसका भी शॉर्टेज हो गया था, जिस वजह से जो गैजेट के भाव थे वो बहुत ज्यादा बढ़ गए। ऑटोमोबाइल के भाव कम हो गए थे क्योंकि ऑटोमोबाइल की ज्यादा लोगों को जरूरत है। और ये चीज बहुत एक खतरनाक चीज हो जाती है, क्योंकि बहुत सारी चीजों की डिमांड जो है बहुत तेजी से बढ़ जाती है अचानक से, जिस वजह से कॉस्ट एकदम ऊपर आ जाता है उन चीजों का, क्योंकि सप्लाई उतनी तेजी से होते नहीं। और इसके अंदर भी लोग करप्शन करते, जिस वजह से इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। तीसरी चीज है फ्यूल प्राइसेस। जब लॉकडाउन हुआ तो बहुत सारे लोगों ने घर में रहना ही पसंद किया और घर में रहना ही पड़ा उन लोग को, तो कार्स का, बाइक का, या जो भी ट्रांसपोर्ट की चीजें हैं उनका यूज होना कम हो। और ये सिर्फ एक देश के साथ नहीं हुआ, बहुत सारे वर्ल्ड वाइड देशों के साथ हुआ था, जिस वजह से ऑयल का जो इम्पोर्ट है, जो बाहर की कंट्री करती थी मिडल ईस्ट से, वो कम हो गया, जिस वजह से उन्होंने अपने ऑयल के प्राइस है वो कम करने लग गए। इंडिया ने बहुत अच्छा मौका देखा, इंडिया ने बहुत सारा ऑयल को इंपोर्ट किया, लेकिन इंडिया ने क्या सोचा कि भाई अभी कोरोना के अंदर हमारा बहुत ज्यादा खर्चा लगने वाला है, तो हम अगर फ्यूल के प्राइसेस कम करेंगे तो हमें इतना ज्यादा वो खर्चे को हम मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने फ्यूल के प्राइसेस के अंदर टैक्सेस बढ़ा दिए, जिस वजह से यहाँ का जो पेट्रोल प्राइस था वो अभी के पेट्रोल प्राइस से मैनेज होने लगा। लेकिन ओवर द टाइम लॉकडाउन खुला, वापस से गाड़ियां चलने लगी, ट्रांसपोर्ट वापस से चलने लगे, तो वापस से मिडिल ईस्ट से बाकी सब कंट्री पेट्रोल लेने लगे, तो यहाँ जो पेट्रोल या फ्यूल का प्राइस था वो बढ़ने लग गया। यहाँ जो है टैक्स इन्होंने कम नहीं किया था, जो अभी मिडिल ईस्ट दे रही थी वही प्राइस में इन लोग फ्यूल लेके आ रहे थे, और जो हाई टैक्स थे उसमें ही बेच रहे थे, जिस वजह से पेट्रोल, डीजल, फ्यूल के प्राइस इंडिया में इतनी तेजी से राइज होने लग गए। अभी आप समझे कि क्यों राइज हो रहे। और आप सोचिए कि यार चल मेरे पास तो गाड़ी नहीं है, क्या फर्क पड़ता है भाई। ट्रांसपोर्ट जो है हमारे पूरे इंडिया की या पूरे वर्ल्ड की बैकबोन बोल सकते हो या राइट हैंड बोल सकते हो। बहुत ज्यादा यूजेस है। आप जो खाना खा रहे हो, आप जो पानी पी रहे हो, मोस्टली वो ट्रांसपोर्ट होके ही कहीं से आ रहा है। आप जो खाना खा रहे हो, जो भाजी खा रहे हो, जो चावल खा रहे हो, वो ट्रांसपोर्ट होके ही कहीं से आ रहा है। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। आप जितने गैजेट यूज कर रहे हो, जो मोबाइल में देख रहे हो, वो ट्रांसपोर्ट होके ही आ रहा है। अगर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगा तो ये सब चीजों के भाव भी बढ़ेंगे, जिस वजह से इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। फ्यूल प्राइस भी एक बहुत बड़ा इशू रहता है और गवर्नमेंट को अभी टैक्सेस कम करने पड़ेंगे, वरना फ्यूल प्राइसेस और ज्यादा हाई होंगे ओवर द टाइम। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। लास्ट चीज जो मैं ऐड करूंगा जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, वो है एक्सेसिव नोट प्रिंटिंग। जब लॉकडाउन हुआ तो बहुत सारे देशों ने देखा कि हमारी बहुत सारी कंपनी है जो डाउन जा रही है, बहुत सारी कंपनी सर्वाइव नहीं कर रही है, तो हम नोट प्रिंट करते ताकि हम इन लोग को बेल आउट कर सके, इन लोग की मदद कर सके।
इससे क्या होता है, हम अगर नोट प्रिंट करते रहेंगे ना तो लोगों के पास परचेसिंग पावर बढ़ जाती है, लेकिन उतना सामान या उतनी चीजें प्रोड्यूस नहीं होती, जिस वजह से प्रॉब्लम आ जाती है कि ये दोनों मैच नहीं होते। इसलिए चीजों के दाम जो है वो बढ़ते रहते हैं और पैसे की जो कीमत है वो कम होती रहती है। यूएस ने बहुत ज्यादा किया कि यूएस ने बिलियंस ऑफ डॉलर ये पैंडेमिक के अंदर प्रिंट किए, जिस वजह से डॉलर की जो कीमत है वो नीचे आ गई। और इंडिया ने भी रिजर्व के अंदर अपने डॉलर्स रखे। पूरे वर्ल्ड वाइड बहुत सारी कंट्री डॉलर को एक हब जैसा मानती है उनके मनी के लिए, तो डॉलर के ऊपर बहुत सारे कंट्री का मनी जो है वो डिपेंडेंट रहता है, जिस वजह से उनकी करेंसी की वैल्यू जो है वो भी कम होने लग गई और इन्फ्लेशन बढ़ने लग गई। क्या हम एक्सेसिवली नोट प्रिंट करेंगे उतनी तेजी से सामान थोड़ी आ सकता है ना, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पर अगर प्रिंट है तो प्रिंट करने दो ना, नोट पे नोट। अगर नोट पे नोट प्रिंट करेंगे तो हमारा हाल भी वेनेजुला, ब्राजील जैसी कंट्री के जैसा हो जाएगा, जैसे वहां हुआ था। वहां एक्सेसिव नोट प्रिंट हुई जिस वजह से हाइपर इन्फ्लेशन मीन्स अगर एक साल में कांदा 100 रुपया किलो है तो अगले साल 1000 रुपया, उसके अगले साल 10,000 रुपया, उसके अगले साल 1 लाख रुपया, क्योंकि उन लोग ने नोट ही इतनी ज्यादा प्रिंट कर, उन लोग ने 1 ट्रिलियन की नोट प्रिंट की, समझ सकते हो 1 ट्रिलियन। वहाँ 1-2 रुपया नहीं, वहाँ 1000 रुपए से शुरुआत है। और 1000 रुपए का क्या आएगा, एक चॉकलेट आती है, 2 चॉकलेट आती है, यहाँ की 5 वाली मंच आएगी उधर 1000 रुपए में। तो ये नहीं होता कि नोट आप कितनी प्रिंट करते हो, कितनी बड़ी नोट प्रिंट करते हो। अगर उन लोग 10,000 करोड़ की भी नोट प्रिंट करे और उसमें अगर एक ही मोबाइल आ रहा है तो उनकी नोट की कीमत ही नहीं, ये आपको समझना पड़ेगा। ये चीज को मैंने डिटेल में फेक मनी वाले वीडियो के अंदर बताया, जो मैं आई बटन पे दूंगा। तो विश करता आपने इन्फ्लेशन के बारे में थोड़ा बहुत तो समझ लिया रहेगा। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जानेंगे कि हम इन्फ्लेशन को बीट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन 6-7% से बढ़ता है, या कभी कभी बहुत अगर बड़ी चीज हुई तो 12% के लिए 1 साल या 6 महीने के लिए बढ़ता है, उसके बाद कम हो जाता है, लेकिन नॉर्मली 6 से 7% के ऊपर बढ़ता ही है, जिस वजह से हमारा जो पैसा है वो हर साल 6-7% से कम होता है। मीन्स अगर आपने 1 करोड़ रुपया आज के दिन लॉकर के अंदर रखा है, ठीक है, सिर्फ लॉकर के अंदर, हाँ, कुछ नहीं किया उसके साथ, लॉकर के अंदर रख दिया, अगर आप 15 साल बाद देखोगे तो उसकी कीमत हो जाएगी 48 लाख। अगर 30 साल बाद देखोगे तो वो हो जाएगा 23 लाख। मीन्स आज जितनी चीजें आप 23 लाख में खरीद सकते हो, 30 साल बाद उतनी ही चीजें आप 1 करोड़ में खरीदोगे। मीन्स आपका पैसा ऑटोमेटिकली गिर गया। तो वो वीडियो के अंदर मैं ऐसी जगह आपको बताऊंगा जहां आप अपना पैसा रख सकते हो, जिससे आपको इन्फ्लेशन को बीट करने में मदद होगी, क्योंकि वहां से आपको रिटर्न 8, 9, 10, 11, 12, 15% तक के भी रिटर्न मिलेंगे। तो विश करूंगा ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगा।